जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में साइंस एमसीक्यू की आज 19वां लेक्चर है हमारा। ठीक है, आगे के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना समय गवाए ही हम अपना काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बात करें, नंबर ए ऑप्शन है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो कौन सा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या होता है। आप का आंसर जो है, आपका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। ठीक है, खाने का सोडे का। इसके बाद बात करें हम सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट में एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, स्वीट सोडा या खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक हो गया। और इसका जो फॉर्मूले की बात करें, जो खाने का सोडे का फॉर्मूला पूछा जाता है, तभी कभी बेकिंग सोडे का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो NaH। ठीक है, NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो हाउ इज ग्रेफाइट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर। ठीक है, तो हाउ इज ग्रेफाइट यूज्ड इन न्यूक्लियर। तो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर संयंत्रों में हम जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें ग्रेफाइट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो ईंधन के रूप में, विबंधक के रूप में, रासायनिक के रूप में और उपयुक्त सभी। ठीक है, ईंधन यानी कि फ्यूल्स के रूप में हो गया, विबंधक यानी कि डिमोनोइक होता है विबंधक। ठीक है, डिमोनोइक के रूप में, रासायनिक यानी कि केमिकल रूप में और केमिकल फॉर्म में हो गया, और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो कौन सा है आपका, किस रूप में किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, आपका आंसर नंबर बी आपका सही आंसर है, विबंधक के रूप में किया जाता है, डिमोनोइक के रूप में। ठीक है, तो डिमोनाइक के फॉर्म में यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। भारी जल की बात करें तो जो भारी जल होता है वो होता है D2O। ठीक है, भारी जल होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है भारी जल में 0.014 जी। ठीक है, 0.014 साधारण जल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो बढ़ती फलियां के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व पूरक नहीं है। जो बढ़ती फलियों के लिए मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व पूरक नहीं है। ठीक है, तो विच न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट इज नॉट सप्लीमेंट इन सॉइल फॉर द ग्रोइंग लेग्यूमिन्स। ठीक है, लेग्यूमिन्स, तो किसके, लेग्यूमिन्स के लिए जो न्यूट्रिएंट होता है कौन सा सप्लीमेंट नहीं है नीचे दिए गए में, तो कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा होता है बढ़ती फलियों के लिए यानी कि लेग्यूम्स के लिए मिट्टी में, जो सॉइल में कौन सा पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट्स पूरक सप्लीमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपका पोटेशियम है। कौन सा, पोटेशियम है। आपका आंसर क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम एक पूरक सप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, बढ़ती फलियों के लिए पूरक सप्लीमेंट पोटेशियम नहीं होता। इसका सिंबल की बात करें तो पोटेशियम का सिंबल K होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 19 पोटेशियम का। ठीक है, शरीर में पोटेशियम की कमी से क्या होता है, पेट और आंतों की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है। ठीक है, लीवर और जो आंतें होती हैं उनकी क्या होती है, मांसपेशियां, मसल्स की जो वर्किंग सिस्टम होता है वो इफेक्ट पड़ता है उसमें पोटेशियम की कमी से।
ठीक है। अगर पोटेशियम की शरीर में कमी होगी तो पेट और आंतों की मांसपेशियों में कार्यप्रणाली में उनके प्रभावित करती हैं, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है कार्यप्रणाली में। तो और ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। अगर पेट वगैरह ठीक नहीं होगा तो पाचन कैसे होगा, आंतों आंतों में दिक्कत होगी, इन्फेक्शन होगा, तो पाचन वगैरह नहीं हो पाता है और मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, ठीक है। क्या खराब होता है, मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की होती है, ठीक है। तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी गेट कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी के किस भाग से प्राप्त होती है, प्लांट्स के, तो बीजों से होगी, सीड्स, ठीक है, सीड्स से, और पुष्पों से, फ्लावर से, पत्तियों, लीव्स से, एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किससे प्राप्त होती है, आपका जो कॉफ़ी प्राप्त की जाती है वो की जाती है बीजों से, यानी कि सीड्स से प्राप्त करी जाती है, ठीक है, सीड से प्राप्त करी जाती है बीजों से। पुष्प की बात करें तो जो पुष्प कली जो हमें लौंग प्राप्त होती है, लौंग की बात करें तो ये होती है पुष्प की कली से, यानी कि पुष्प की कली होती है उससे प्राप्त की जाती है लौंग, ठीक है। और आपने देखा होगा चाय के और चाय की पत्तियों से प्राप्त होती है चाय, लेकिन कॉफ़ी जो होती है वो सीड्स से प्राप्त होती है, यानी कि सीड से प्राप्त होती है बीजों से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, संतरा, नींबू, आंवला, कीनू, ठीक है। ऑरेंज, लेमन, आंवला एंड कीनू, तो कौन से हैं, संतरा, नींबू, आंवला, कीनू, इनमें से विटामिन सी, जो विटामिन सी का स्रोत है कौन सा है सबसे अच्छा, ठीक है। तो विटामिन सी का सबसे जो बेस्ट स्रोत है, बेस्ट सोर्स है वो है आंवला, ठीक है। क्या है, बेस्ट सोर्स कौन सा है, आंवला। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें हम आंवला, तो आंवला विटामिन सी का एक जो विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एल एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसका जो अच्छा स्रोत है, बेस्ट सोर्स है वो क्या है, आंवला है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, एनीमिया, दांत टूटना, मसूड़ों में खून आना, क्या होता है, पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस, न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव में बदल जाती है, ठीक है। तो कौन, विच गैस टर्न इनटू लिक्विड एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो विच गैस टर्न इनटू लिक्विड एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव में बदल जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है जो लिक्विड में बदल जाती है, गैस से लिक्विड में बदल जाती है, ठीक है। तो गैस से लिक्विड में कौन सी बदल जाती है, लोवेस्ट टेम्परेचर में कौन सी बदलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बदल जाती है लोवेस्ट टेम्परेचर अगर होगा तो, ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर में गैस से लिक्विड में बदल जाती है। बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है H, ठीक हो गया। और जो एटॉमिक नंबर है 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक हो गया आइसोटोप्स। और ये कौन कौन से हैं, एक तो प्रोटियम है, प्रोटियम यानी कि 1H1 बोलते हैं, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम यानी कि 1H2 हो गया, यानी कि D से प्रेजेंट करते हैं। और ट्राइटियम की बात करें तो 1H3 जो T से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डॉपलर प्रभाव का किससे संबंधित है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, विद हुज इज द डॉपलर प्रभाव इफेक्ट रिलेटेड, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव जो डॉपलर इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, ध्वनि यानी कि साउंड से, मनोविज्ञान से, जनसंख्या
और पॉपुलेशन हो गया, मनोविज्ञान हो गया, साइकेट्रिक्स और ध्वनि और नन ऑफ दीज। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपका? डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, साउंड से। ठीक है, किससे संबंधित है? साउंड से संबंधित है। साउंड की बात करें तो ध्वनि से, साउंड से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव की बात करें तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और बात करें इसकी खोज की, इसे किसने प्रस्तावित किया था? तो जोहान ईसाई डॉपलर ने सबसे पहले 1842 में, कब? 1842 1842 में डॉपलर प्रभाव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स? ठीक है, तो कितने वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर? कितने होता है? 400 वाट, 550 वाट, 746 वाट और 745 वाट। कितना होता है? ये होता है आपका 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद बात करें 746 वाट, तो 1 हॉर्स पावर किसी भी इंजन को या शक्ति को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? हॉर्स पावर यानी कि HP शब्द का प्रयोग किया जाता है। रियल में जो होता है हॉर्स पावर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो होती है 1 HP। ठीक है, 1 HP इक्वल टू होती है 745 यानी कि 4745.7 वाट होती है। क्या होती है? जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो होती है आपका 745.7 वाट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ठीक है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन तंतु का विकल्प क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ वूल फिलामेंट्स होते हैं, जो वूलन होता है उसका जो अल्टरनेटिव हमें क्या मिलेगा? मरकरी युक्त कपास हो गया, कॉटन हो गया, मरकरी युक्त कॉटन, नाइलॉन हो गया, PVC हो गया और एक्रायोलायन हो गया। तो क्या होता है? ऊन तंतु का विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है आपका आंसर? आपका आंसर है नाइलॉन। नाइलॉन क्या होता है? ऊन तंतु का विकल्प होता है। ठीक है, नाइलॉन क्या होता है? ऊन तंतु का विकल्प होता है। नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन यानी कि नाइलॉन कुछ एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का समूह है, समूह का सामूहिक नाम है एक। ठीक है, कुछ एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम होता है, ग्रुप नेम होता है एक। ठीक है, नाइलॉन और एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित जो कृत्रिम पॉलीमर होते हैं उनका ग्रुप नेम होता है। और यह एक रेशमी, ठीक है, रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों और परतों के अन्य आकारों से ढाला जा सकता है। नाइलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग दांत के ब्रश, जो हम ब्रश पेस्ट करते हैं जिस ब्रश से, तो उसके जो रेसे होते हैं वो लगे रहते हैं नाइलॉन के। ठीक है, और वस्त्रों के मोजों इत्यादि ये नाइलॉन से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? व्हाट फ्यूल्स वर्क इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? व्हाट फ्यूल्स वर्क इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल काम करता है? ठीक है, तो डीजल, कोयला, यूरेनियम, रेडियम। ठीक है, तो कौन सा करता है? नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल काम करता है? ये आपका आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, कौन सा करता है? यूरेनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का यानी कि फ्यूल का काम करता है। ठीक है, यूरेनियम। बात करें हम यूरेनियम की, इसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा
की जाती है, जिसे अनेक लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल? ठीक है, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड कौन सा पाया जाता है एप्पल में? तो नाइट्रिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है, कौन सा होता है जो एप्पल में हम अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो होता है मैलिक एसिड होता है। ठीक है, कौन सा? मैलिक अम्ल होता है, यानी कि मैलिक एसिड होता है एप्पल में। ठीक है, तो मैलिक एसिड के बारे में बात करें तो मैलिक एसिड होता है एप्पल में। और सेब के जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं एप्पल के, एप्पल सीड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड को क्या होता है कि साइनाइड को अंदर का अगर कोई वो करके खाए तो वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, इसके बाद मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड या अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेप्स में भी पाया जाता है मैलिक एसिड। और फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल हमारा लाल चींटियों में पाया जाता है, शहद की मक्खियों में पाया, जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है, मधुमक्खियों में, और बिच्छू तथा बर्रे के डंक में पाया जाता है। ठीक है, इनके डंक में भी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या है? व्हाट इज द मेजर केमिकल इन डिटर्जेंट पाउडर? ठीक है, मेजर केमिकल इन डिटर्जेंट पाउडर क्या है? तो इनमें डिटर्जेंट पाउडर में मेजर केमिकल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रसायन कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नन ऑफ दीज। ठीक है, कौन सा है? इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट है। और जो डिटर्जेंट में प्रमुख रूप से मौजूद होता है, मेजर केमिकल होता है जो इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, प्रेजेंट रहता है सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में। और ये कार्य कैसे करता है? तो सोडियम कार्बोनेट पानी को क्या करता है? नरम यानी कि सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है सोडियम कार्बोनेट, और अन्य सफाई सामग्री निकालने में मदद करता है। कपड़े से मिट्टी और धोने वाले पानी से मिट्टी को निलंबित कर देता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3 होता है। ठीक है, क्या होता है? Na2CO3 होता है। किसका रासायनिक सूत्र? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार में रेडिएटर कार्य क्या होता है? कार में आपने अगर रेडिएटर देखा हो, कार का कभी बोनट खोला हो तो उसमें दिखता है रेडिएटर। रेडिएटर का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, इंजन को ठंडा रखना। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रेडिएटर इन अ कार? ठीक है, तो फंक्शन ऑफ रेडिएटर इन अ कार तो इंजन को ठंडा रखना, इंजन को मतलब कूल रखना, और इंजन को गर्म रखना, उसे हीटेड रखना, और इंजन को साफ रखना, और नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? रेडिएटर का कार्य क्या होता है? कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना, इंजन को कूलेंट रखना। ठीक है, इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य होता है। अब बात करें इसके इंजन को ठंडा रखने की प्रक्रिया, तो कार को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए क्या होता है? रेडिएटर क्रियाशील होना जरूरी है। ठीक है, तो रेडिएटर का जो आपका चित्र होता है इस टाइप से होता है, जो स्ट्रक्चर होता है रेडिएटर का। ठीक है, यहाँ कूलेंट बॉक्स होते हैं, कूलेंट होते हैं, यहाँ पंप होता है आपका। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, और यहाँ से कनेक्ट रह के यहाँ से ये रेडिएटर कैप है, यहाँ से क्या करते हैं, कभी कभी सुबह सुबह पानी डालते हैं, या पानी वाटर इसमें से डाला जाता है, और इसको ठंडा रखने के लिए इसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, इसमें हल्का हल्का ये छेद होते हैं, हल्के से एयर वॉल्स होते हैं, और रेडिएटर फैन होता है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे वाल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको किस लिए ये डिवाइस जो होती है रेडिएटर, ये इंजन को टोटली ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ठीक है,
तो इंजन को गर्म हुए लिक्विड कूलेंट, ठीक है, जो अंदर से ये गर्म यहाँ से हॉट कूलेंट आता है जो हरे कलर का लगभग होता है, जो इनके साथ जुड़ा रहता है। तो जो लिक्विड कूलेंट होता है जब जो रेडिएटर से गुजरता है तो ताप में जो हीट एक्सचेंज की वजह से बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो रेडिएटर से अगर वो कूलेंट यहाँ से गुजरता है, ठीक है, तो यहाँ से ये गुजर रहा है, तो यहाँ से गुजरेगा तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और यहाँ कूलेंट बना, मतलब ठंडा बना रहता है इंजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों की योजक कड़ी है, ठीक है। ऑर्कियोपेटिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच क्लासेज ऑफ बीइंग्स, ठीक है, विच क्लासेज ऑफ बीइंग्स मतलब प्राणियों में ऑर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों की योजक कड़ी है। नंबर 1 सरीसृप व पक्षी यानी कि रेप्टाइल एंड बर्ड्स हो गया, पक्षी व स्तनधारी, और सरीसृप स्तनधारी, उभयचर और वह पक्षी, ठीक है। तो कौन सा होता है इसमें आपका ऑर्कियोपेरेटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। जो ऑर्कियोपेरेटिक्स होती है वो होती है सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी होती है, ठीक है। सरीसृप और जो बर्ड्स के बीच रेप्टाइल और जो बर्ड्स होती हैं उनके बीच क्या होती है, योजक कड़ी होती है, बर्ड्स और उसके बीच में, ठीक है, ये पक्षी के बीच में और सरीसृप रेप्टाइल के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। तो हु गिव द जीन नेम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। डब्ल्यू बेटसन, मेंडेल, चार्ल्स डार्विन, डब्ल्यू जोहानसन। किसने दिया था, आपको उत्तर बताना है, ठीक है, किसने दिया था, ये दिया था डब्ल्यू जोहानसन ने दिया था जीन नाम, ठीक है। जीन नाम जो दिया था, जीन नाम किसको, अनुवांशिकता को जो अफेक्ट करते थे, जो अनुवांशिकता को, हेरिडिटी को, जो अनुवांशिकता को अफेक्ट करते थे, उन कारकों को जीन नाम किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, डब्ल्यू जोहानसन ने दिया था, ठीक है। बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने क्या करा था, अनुवांशिकी के जनक माना जाता है किसे, ग्रोगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ग्रोगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और डब्ल्यू बेटसन ने क्या किया था, डब्ल्यू बेटसन ने अनुवांशिकता को अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी कहा था, ठीक है। क्या कहा था, डब्ल्यू बेटसन ने अनुवांशिकता को अनुवांशिकी या अनुविज्ञान या अनुवांशिकता कहा था, अनुवांशिकी कहा था, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, इवोल्यूशन सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो जिस ताप में नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्लांट दैट हिज बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, फीमेल मालसेज, ठीक है। तो क्या होता है, जिस पादप में नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्री, पृथक कलिंगी और द्विलैंगिक, नन ऑफ दीज, ठीक है। कौन सा कहलाता है ये कहलाता है, आपका आंसर है इसमें उभयलिंगाश्री, ठीक है। क्या है, उभयलिंगाश्री मोनोसेसियस कहलाता है, ठीक है, मोनोसियस कहलाता है। तो उभयलिंगाश्री क्या होते हैं, वे पौधे हैं वे पौधों की प्रजातियां जो शुक्राणु और अंडे दोनों में, ठीक है, शुक्राणु और अंडे दोनों को एक गैमेटोफाइट में धारण करते हैं। किसमें धारण करते हैं, गैमेटोफाइट में, मतलब रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कौन सी रचना जंतु कोशिका एनिमल सेल को वनस्पति कोशिका में विभेदित यानी कि डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। कौन सी कोशिका, कौन सी सेल, कौन सी जंतु कोशिका, कौन सी एनिमल सेल
वनस्पति कोशिका को विभेदित कर डिफ्रेंशिएट करके क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, तो कौन सी करती है, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक। ठीक है, तो कौन सी करती है, कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका एनिमल सेल को वनस्पति कोशिका से विभेदित, वनस्पति कोशिका के जो जंतु कोशिका से को वनस्पति कोशिका से डिफ्रेंशिएट कर देती है, विभेदित कर देती है, अलग कर देती है। कौन करती है, ये करती है आपका सेंट्रियोल। कौन सी करती है, सेंट्रियोल आपका आंसर है, सेंट्रियोल। इसके बाद बात करें सेंट्रियोल की, सेंट्रियोल होता क्या है, तो इसमें क्या है, जो एनिमल सेल है आप देख रहे हैं और प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे दी गई है। और जो सेंट्रोइल होती है, ठीक है, सेंट्रियोल होती है, सेंट्रियोल आपका यहाँ पे है, ये जंतु कोशिका को वानस्पतिक कोशिका से अलग कर देती है। ठीक है, और बात करें तारक केंद्र भी कहा जाता है इसे, सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है, तारक केंद्र भी कहा जाता है। एक बेलनाकार कोशिकांग है, जैसे कि आपको दिखाया गया है इधर पे। ठीक है, इसके अंदर जो है एक बेलनाकार कोशिकांग है, एक सेल है मतलब, और जो मुख्यतः ट्यूबिलिन है। ठीक है, ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यानी कि कभी पूछ ले कि सेंट्रियोल यानी कि जो तारक केंद्र है वो किसका बना होता है, तो ये ट्यूबिलिन नामक एक प्रोटीन का बना होता है। किसका, ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस प्रकार के ऊतक टिश्यू घाव भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ द टिश्यू हेल्प हेल द वॉन्ड। ठीक है, तो घाव भरने में कौन से ऊतक सहायक होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, एपिथीलियमी ऊतक और वसामयी ऊतक। ठीक है, ऊतक यानी कि टिश्यूज हो गए आपके। ठीक है, तो किस प्रकार के ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं, ये होते हैं आपके जो एपिथीलियमी ऊतक होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक जो होते हैं, एपिथीलियमी ऊतक वो क्या करते हैं, घाव भरने में सहायक होते हैं, घाव भरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एपिथीलियमी ऊतक, एपिथीलियमी टिश्यूज। ठीक है, वसामय यानी कि एडिपोज ऊतक की बात करें तो जो वसामय यानी कि एडिपोज जो टिश्यूज होता है वो क्या करता है, शरीर को गर्म रखने के लिए, हीटेड रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि शरीर को हीटेड रखने के लिए कौन सा ऊतक होता है, तो ये होता है वसामय यानी कि एडिपोज जो ऊतक होता है वो क्या करता है, शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हरगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में शोध किया था। हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, एक हमारे वैज्ञानिक थे, भारत के ही थे, भारतीय मूल के। ठीक है, इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में शोध किया था। ठीक है, इन विच फील्ड डिड हरगोविंद खुराना रिसर्चेज। ठीक है, तो किस में करा था इन्होंने रिसर्च, सरल डीएनए का संश्लेषण, अनुवांशिक कोड को समझना यानी कि जेनेटिक कोड को समझना, उत्परिवर्तन को कम करना यानी कि रिडक्शन ऑफ द म्यूटेशन, जीवाणु कोशिका में आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो किसमें किया था इन्होंने शोध किया था हरगोविंद खुराना ने, इन्होंने करा था अनुवांशिक कोड को समझना, जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने इस रिसर्च करी थी हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, तो अनुवांशिक खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, अनुवांशिक कोड को समझना, जेनेटिक कोड के लिए। ये एक पहले कृत्रिम जीन का निर्माण इन्होंने करा था, जेनेटिक कोड का। ठीक है, कृत्रिम कृत्रिम जीन का इन्होंने निर्माण करा था। और इन्हें हरगोविंद खुराना को 1968 में यानी कि 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1968 में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखिए, अल्फा, बीटा और गामा की वेधन शक्तियों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा, गामा,
बीटा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, बीटा अल्फा गामा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनका जो वेधन शक्तियां हैं, ठीक है, वेधन शक्तियां हैं, वेधन पावर्स जो होती हैं इनकी, तो क्या होगी अवरोही क्रम में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा होगी, क्या होगी अल्फा बीटा गामा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपोंडेड द न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, प्रतिपादित किया था, रदरफोर्ड हो गया, मैडम क्यूरी होगी, जॉन डॉल्टन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो परमाणु का मॉडल जो न्यूक्लियर मॉडल है वो किसने दिया था या प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था आपका रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम पहले पढ़ते भी थे, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, तो इन्होंने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने। ठीक है, इन्होंने क्या करी थी, प्रोटॉन की खोज करी थी। और जॉन डॉल्टन की बात करें तो परमाणु सिद्धांत, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने, जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के लिए, इन्हें क्या मिला था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियम की खोज। ठीक है, इन्हें इसके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने क्या करा था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज करी थी। ठीक है, पर फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन की खोज करी थी इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस में चांदी उपस्थित नहीं है, निम्न में से किस में चांदी उपस्थित नहीं है, सीइंग की चांदी, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो निम्न में से किस में चांदी उपस्थित नहीं होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन से में चांदी उपलब्ध नहीं है या चांदी नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है, जो जर्मन सिल्वर होता है आपका, ठीक है, जर्मन सिल्वर होता है वो, उसमें चांदी नहीं होती है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल होता है। ठीक है, क्या होता है, तांबा जस्ता निकिल से बना होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, इसमें चांदी नहीं होती, सिल्वर नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है। ठीक है, तो पैडलिंग बंद कर देते हैं तो उसमें साइकिल अपने आप धीमी हो जाती है, तो क्यों होती है, उसे कौन रोकता है, कौन सा फोर्स ऐसा होता है जो रोकता है, तो इस पर घर्षण बल कार्य करता है, यानी कि इसमें क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क करता है। कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं इसमें। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का जो कार्य करता है, नन ऑफ दीज, कौन सा करता है, इसमें पैडलिंग हम जब रोक देते हैं तो साइकिल की, इसमें कार्य करता है आपका घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न विकिरणों यानी कि रेडिएशन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, निम्न विकिरणों यानी कि रेडिएशन में, निम्न विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है, एक्सरे में, परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट में, दृश्यता विजिबल में, नन ऑफ दीज। तो निम्न विकिरणों रेडिएशन में सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक पावर किसमें होती है। ठीक है, कौन से रेडिएशन में सबसे अधिक पावर होती है। ठीक है, तो इसका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द मोस्ट एनर्जी। ठीक है, तो कौन सी होगी इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो किस में होगी, एक्सरे में। ठीक है, किस में होगी, एक्स रेज में होगी सबसे ज़्यादा एनर्जी, किस में होगी, एक्सरे में सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो क्रम जो है आपका एक्सरे होगा। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चनों में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरेज, उसके बाद पराबैंगनीज विकिरण होगी, पराबैंगनी रेडिएशन, और फिर होता है दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट्स होगी। ठीक है, तो इसके बाद बात करें रेडियो तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में
सबसे कम ऊर्जा होती है। किसमें सबसे कम ऊर्जा होती है? जो रेडियो की तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा होती है, जबकि गामा किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। किसमें? गामा किरणों में सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा होती है, और रेडियो तरंगों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उनमें सबसे कम ऊर्जा होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व का m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। ठीक है, कितना है? 2, 8 और 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व m रखा गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें m को किस वर्ग में, किस ग्रुप में रखेंगे हम? ठीक है, तो 2, 8 है, 2, 8, 4 है, तो 2, 8, 4 यानी कि 14। ठीक है, तो हम इसको 14 ग्रुप में रखेंगे, 14वें समूह में रखेंगे इसको। ठीक है, 14वें समूह में रखेंगे। आवर्त सारणी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों वाले को, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास जिस तत्व के समूह में होते हैं तो उसे किस में रखा जाता है? ग्रुप 14 में रखा जाता है। ग्रुप 14 में रखा जाता है। ठीक है, समूह 14 में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं इसका। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है? पानी में किस उपकरण द्वारा पता किया जाता है? तो उपकरण का तो सोनार, रडार, कवाशर, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने प्रयास करा कि इंग्लिश में भी बताया जाए, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ज़्यादा इंग्लिश में भी इसको कुछ बता दिया जाए, तो हम ऐसे ही बताते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और भी इम्प्रूव कर देंगे इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें चैनल को। अन्य उत्तराखंड की भी क्लासें देख सकते हैं, हिंदी की भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अन्य तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।